हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉ मेंटर। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 5वें लेक्चर पे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये ओवरव्यू है आज के लेक्चर का। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग क्या है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का, फिर हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, फिर देखेंगे टाइप क्या होते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स के, फिर देखेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से। तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले हमें पता है कि हमें सेक्शन 2H में जाना पड़ेगा जहां पे हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। सो 2H में लिखा गया है दैट एन अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, और सेक्शन 10 में बताए गए हैं एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या हैं। वो एसेंशियल्स क्या क्या हैं? एक तो फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जो कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, और इसके अलावा जो वो एक्ट है या किसी प्रोविजन के द्वारा उसको एक्सप्रेसली वॉइड करार नहीं दिया जाना होना चाहिए। तो ये सारी जो हम दो चीज़ें जो हमें पढ़नी है 2H एंड सेक्शन 10, इससे हमें पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। अब हम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे पहले रिकग्नाइज किया गया था इंग्लिश लॉ के अंडर। ठीक है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है अपना 1872, वो भी सेम एलिमेंट्स ही फॉलो करता है जो कि इंग्लिश लॉ में है। अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दी गई है कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बट द एक्ट स्टेट्स दैट इन केस ऑफ अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट सर्टन रिलेशंस आर क्रिएटेड विच आर वेरी सिमिलर टू द कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे रिलेशंस क्रिएट करता है जो कि सिमिलर हैं या काफ़ी रिलेट करते हैं एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो उनको हम कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। सो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज बिटवीन द पार्टीज इवन व्हेन देयर इज नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट हो चुकी हैं, उनको हम बोलेंगे एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। सिंस अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय लॉ, जैसे कि हमें पता है, देयर इज नो स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट बिटवीन दी पार्टीज। अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में तो दो पार्टीज हैं, वो कंसेंट करती हैं और उसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है। लेकिन कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में सिंस इट इज मेड बाय लॉ तो कंसेंट ऑफ द पार्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, वो हमें पता ही है। इसके अलावा हम देखते हैं जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 टाइप का होता है, जो कि सेक्शन 62 से लेकर 72 तक है, चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। इसका मतलब क्या है? इस डॉक्ट्रिन का मतलब है कि एक पर्सन हु हैज बीन अनजस्टली एनरिच्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, यानी कि एक को फायदा हुआ है और दूसरे के एक्सपेंस पे हुआ है, ही इज रिक्वायर्ड टू मेक रेस्टिट्यूशन। उसका फर्ज बनता है कि वो जो उसको फ़ायदा हुआ है दूसरे के एक्सपेंस पे उसको वो वापस करे, रेस्टिट्यूट करे। ठीक है, सो इसका मतलब जैसे अगली लाइन में लिखा हुआ है, इफ़ अ पर्सन हैज़ गेन्ड बेनिफिट फ्रॉम अदर पर्सन देयर बाय कॉजिंग लॉस टू द अदर पर्सन, देन द पर्सन हु हैज़ गेन्ड इज रिक्वायर्ड टू रीइम्बर्स द प्लेंटिफ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द डिफेंडेंट। यानी कि उसको रीइम्बर्स कितना करना है? उसको रीइम्बर्स उतना करना है जितना उसको बेनिफिट रिसीव हुआ है। ठीक है, इसका ये डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। यानी कि एक तो एनरिचमेंट हुई है, आपको बेनिफिट हुआ है, और कैसा बेनिफिट हुआ? अनजस्ट हुआ है, आपको मिलना नहीं चाहिए था लेकिन गलती से या किसी तरीके से वो मिल चुका है, तो आपको उस जो अनजस्ट एनरिचमेंट हुई है आपको वो वापस करनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज बेस्ड ऑन 3 की इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि बेनिफिट हुआ है एक इंसान को, दूसरा है कि दूसरे के एक्सपेंस पे हुआ है, और तीसरा है मेकिंग द पर्सन विद बेनिफिट्स लायबल टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉसेज ऑफ अनदर। जो दूसरे को लॉस हुआ है वो आपको वापस भरपाई उसकी करनी है। ठीक है, जो डॉक्ट्रिन का आइडिया है ये मोजेस वर्सेस आर्ची में सबसे पहले पाया गया था, जिसमें लॉर्ड मैन्सफील्ड जो है उन्होंने बताया था दैट रेस्पोंडेंट शुड रीइम्बर्स द मनी टू द प्लेंटिफ बीइंग बाउंड बाय द टाइज ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, और इंडिया में ये जो सेम डॉक्ट्रिन है ये
रामबक्स वर्सेस पॉल चौधरी में देखने को मिलती है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 68। सेक्शन 68 में लिखा हुआ है कि नेसेसरी जो सप्लाई करता है टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जो इंसान केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, यानी कि माइनर है या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, अगर कोई उसको नेसेसरी सप्लाई करता है, ठीक है, तो उस इंसान के पास हक है कि वो उसकी प्रॉपर्टी में से, जो इनकेपेबल पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी में से वो नेसेसिटीज़ के अकॉर्डिंग उतना शेयर रिकम्पनसेट कर सकता है। ठीक है, तो इफ़ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एनी वन whom he is legally bound to support is supplied, यानी कि वो देता है उसको विद द नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड करता है, द पर्सन हु इज फर्निश्ड हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज इज एंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड, उसको उतना पैसा वापस मिलना चाहिए फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। ठीक है, ये हम जो सिनेरियो है ये नॉर्मली हम माइनर के केस में देखते हैं या फिर अनसाउंड पर्सन के केस में देखते हैं, जहाँ पे जिस इंसान ने नेसेसिटीज सप्लाई करी हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, उसको उतना रिकॉम्पनसेशन मिल जाएगा, कहाँ से, उस माइनर या अनसाउंड पर्सन के प्रॉपर्टी में से। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। ए ने बी को सप्लाई किया जो कि एक लूनेटिक है यानी कि अनसाउंड पर्सन है, विद नेसेसरीज सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। अब जो ए है वो एंटाइटल कहाँ से है, वो बी की प्रॉपर्टी में से रीइम्बर्स करने के लिए एंटाइटल्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ए सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी अ लूनेटिक विद नेसेसरी सूटेबल टू देयर कंडीशन लाइफ। अब ए जो एंटाइटल्ड है बी की प्रॉपर्टी में से लेने के लिए एंटाइटल्ड है कि उसको रीइम्बर्समेंट मिल सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले सेक्शन पे, सेक्शन 69। यहाँ पे हम बात करते हैं रीइम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। ठीक है, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड बाय द अदर। यानी कि जो दूसरा इंसान था वो बाउंड बाय लॉ था पे करने के लिए, अब उसने वो पे नहीं किया लेकिन आपने उसके बिहाफ पे कर दिया, तो अब आपके पास राइट बन जाएगा कि आप उससे क्लेम कर सकते हैं कि मैंने आपके बिहाफ पे वो पैसा पे किया है, तो आपको अब मुझे पे करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम। बी जो है ही इज होल्डिंग अ लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार। द रेवेन्यू पेएबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। यानी कि उसने अपने एरियर्स जो टैक्सेस वगैरह पे करने थे गवर्नमेंट को वो नहीं करे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको सेल पे डाल दिया उस प्रॉपर्टी को। अब अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल विल बी द अनलमेंट ऑफ बीज लीज। अब बी ने जिसने लीज पे ले रखा हुआ है उसका घर, उसका वो भी चला जाएगा। तो अब बी ने उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, सेल को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, उसने पे कर दिया गवर्नमेंट को जो एरियर्स थे। ठीक है, अब जो उसने बी ने पे कर दिया है ए के बिहाफ पे, अब ए जो है ही इज बाउंड टू मेक गुड टू बी द अमाउंट सो पेड। अब ए को बी को पे करना पड़ेगा फॉर द एरियर्स फॉर द टैक्सेस दैट बी हैज पेड ऑन बिहाफ ऑफ ए। तो सेक्शन 69 ये बात करता है। अब सेक्शन 70 पे आते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। When a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered. इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि नॉन ग्रेटिचुअस था, यानी कि उसने दान पुण्य के समझ से नहीं किया, दैट आई एम नॉट गिविंग इट टू यू फॉर फ्री और डोनेशन, तो उस सिनेरियो में अगर आपने उस चीज़ को यूज़ कर लिया तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल में देखेंगे क्या मतलब है इसका। जैसे कि एक ट्रेड्समैन है, उसने कुछ गुड्स अपने बी के घर पे छोड़ दिए गलती से। अब बी जो है अब उस गुड्स को अपने अपना समझ के यूज़ कर लेता है, तो अब उसको ए को पे करना पड़ेगा।
सिंपल सी एग्जांपल है, मान लीजिए ए है, ए घर पे गया बी के और वहाँ पे वो चावल का थैला लेके गया और बी ने उस चावल का थैला यूज़ कर लिया, ठीक है। अब जो ए है, ही इज़ बाउंड टू गेट द पेमेंट ऑफ चावल का थैला फ्रॉम बी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि जो ऑब्लिगेशन है बी की टुवर्ड्स ए फॉर अ नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, बी की प्रॉपर्टी बचाता है फायर से। ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फ्रॉम बी इफ द सर्कमस्टांसेस शो दैट ही इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेटिचुअसली, ठीक है। देखते हैं हम आगे। सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as the bailey, ठीक है। जिस इंसान को जो प्रॉपर्टी मिलती है किसी की जो उसकी नहीं है, गिरी पड़ी कहीं पे मिल जाए अगर उसको, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेली वाली बन जाती है। और बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेली का मतलब ये है दैट इज़ नॉट हिज प्रॉपर्टी बट ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनर क्लेम्स इट, ठीक है। तो उसको वो जो सामान है जो उसको मिला है उसको ढूंढ के रखना पड़ेगा, ऐसे जैसे कि एक ओनर रखता है अपने सामान को। तो बेली की ड्यूटी वो बनती है कि जैसा एक ओनर अपना सामान किसी को देके जाता है किसी यूज़ के लिए, तो उस इंसान को हम बोलते हैं कि ये बेली है, मैंने अपना सामान बेल किया है तुम्हें यूज़ करने के लिए। तो तुम्हें उसका वैसे ही ध्यान रखना है जैसे कि मैं रखूँगा, यानी कि जैसे कि ओनर रखेगा। तो सिमिलरली इन्होंने बोला है कि अगर आपको कोई गुड्स मिले हैं तो आपको उसको ऐसे ध्यान में रखना है, ऐसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी बनती है आपकी जैसे कि एक ओनर की बनेगी। सो यू हैव टू कीप दैट प्रॉपर्टी एज अ बेली, बेली की तरह आपको ये प्रॉपर्टी रखनी है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए फाइंड्स अ बैग लाइंग ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट पे उसको एक बैग मिला, ही पिक्स अप द बैग एंड टेक्स इट इनटू हिज कस्टडी। ए इज सब्जेक्ट टू सेम ड्यूटीज ऑफ एज ऑफ अ बेली। फॉर इंस्टांस, ए हैज़ टू रिटर्न द बैग, ए हैज़ टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द बैग, ठीक है। जैसे एक को बैग मिला उसको बेली की तरह उसको यूज़ करना है कि कल को अगर ओनर आके मुझसे ये चीज़ मांगेगा तो मुझे पूरा ध्यान रखना है कि ये चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 72 की, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड, जिसको पैसा पे किया गया है, और एनीथिंग कुछ डिलीवर किया गया है बाय मिस्टेक, ठीक है, और अंडर कोर्शन यानी कि ज़बरदस्ती, या तो गलती से उसने पैसा पे कर दिया है या फिर ज़बरदस्ती करवाया गया उससे, तो उसको वो जो पैसा है वो रीपे या रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर। इसकी एग्जांपल है, ए और बी ने जॉइंटली 100 रुपये वो करते हैं सी से, ए ने सी को पैसा पे कर दिया। अब बी को पता नहीं था कि ए ने सारा पैसा पे कर दिया, अब बी ने भी 100 रुपये पे कर दिया। अब जो सी है, अब सिंस इसको दो जगह से पैसे मिल गए, अब ही इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट टू बी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसकी ये है मनी पेड बाय मिस्टेक। सो बी ने मिस्टेक से पैसा दे दिया था सी को, जो कि ए ऑलरेडी पे कर चुका है, तो सी हैज़ टू पे बी द सेम अमाउंट बैक। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम, अ रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर अप सर्टन गुड्स टू कंसाइनी एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ एन इलीगल चार्ज, कि तुम थोड़ी सी रिश्वत हमें दोगे उसके लिए हम तुम्हारा जो सामान है वो डिलीवर करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अब कंसाइनी ने अब सामान डिलीवर करवाना था तो उसने वो पे कर दिया। सो नाउ ही इज इंटाइटल्ड टू रिकवर सो मच ऑफ द चार्ज एज वॉज इलीगली एक्सेसिव, जैसा उससे जो इलीगली चार्ज किया गया था वो वापस लेने के लिए हकदार है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। व्हेन वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फेल्स or refuse to perform his part of the contract or does any act which makes the performance impossible, it is known as breach of contract। यानी कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट फेल करती है या फिर परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर देती है, विच मेक्स द परफॉर्मेंस, और कुछ ऐसा एक्ट कर देती है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए, तो अब हम बोलते हैं कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। सो 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि पहला पॉइंट तो ये था कि वन ऑफ द पार्टीज फेल्स, पहला पॉइंट तो ये कि फेल कर दे, दूसरा है कि रिफ्यूज़ कर दे, और तीसरा है कि कुछ ऐसा एक्ट करे जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो जाए, यानी कि 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो अगर ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी हो तो उसको क्या बोलेंगे हम कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है।
अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच यानी कि ब्रीच हो ही चुका है, और दूसरा एंटीसिपेटरी यानी कि हो जाएगा। अब एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअल व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस। जिस दिन उसकी परफॉर्मेंस सीख की गई थी उस दिन वो परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हम बोलेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जैसे कि ए अग्री करता है कि डिलीवर कर दूंगा मैं तुम्हें गुड बाय जनवरी 1, ठीक है, 5,000 रुपये के लिए। बी जो है वो मनी दे देता है, बट जो ए है वो फेल कर जाता है डिलीवर करने के लिए गुड्स को ऑन द सेट डेट। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, एक्चुअल ब्रीच। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर अग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकती है, उसके पास क्या रेमेडीज हैं। तो उसके पास ये 4 रेमेडीज हैं। पहली रेमेडी क्या है, वो कॉम्पनसेशन ले सकती है। दूसरी रेमेडी है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है, क्या होती है हम देखेंगे। तीसरा है कि रिसेंड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, और चौथा है कि वो एनी अदर रेमेडी एज प्रोवाइडेड बाय लॉ ले सकती है। अब हम सबसे पहले वाला पॉइंट देखते हैं, कॉम्पनसेशन और डैमेजेस। अब ये सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, जहां पे बोला गया है कि व्हेन एन कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज caused to him thereby which naturally arose, very very important, in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from breach of it। यानी कि दो चीज़ें कवर करनी है हम यहाँ पे। पहली चीज़ क्या है कि पहला एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भाई डैमेजेस और कॉम्पनसेशन मिलेंगे अगर आपने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच किया है। इतनी बात तो क्लियर है हमें, ठीक है। इसमें अब 2 पॉइंट आगे देखेंगे हम। डैमेजेस और कॉम्पनसेशन तो मिल ही रहे हैं, उसमें अब 2 चीज़ें हैं। एक तो कि नेचुरली ये रोज़ हुआ है, मतलब जो चीज़ आपको किसका कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, जो नेचुरली रोज़ हुआ है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर हुआ है तो हम बोलेंगे कि भाई नेचुरली रोज़ हुआ है। दूसरा होता है कि पार्टीज़ को ये पता था कि ये चीज़ हो सकती है, उन्होंने पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रखा था। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर किसी ब्राइड ने अपना ब्राइडल सूट बनाने के लिए दिया है किसी टेलर को, और उसने बताया है कि 3 जनवरी को मेरी शादी है, और वो 3 जनवरी तक उसको वो ब्राइडल सूट नहीं दे पाया, तो ऑब्वियस सी बात है अब दोनों पार्टीज़ को पता था कि उसका जो ब्राइडल सूट है वो यूज़ तो शादी में ही होगा। अगर उन्होंने वो शादी में उसको यूज़ नहीं कर पाई है वो, और उसको नहीं दे पाया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको both the parties knew, तो इस केस में she has the right to get the compensation, the specific compensation for that day, क्योंकि वो उसको टाइम पे नहीं मिला, ठीक है। अब नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली बात भी ऐसी ही है। अगर एक सर्टन आपको पता है कि अगर कोई चीज़ फुलफिल नहीं करता है कोई इंसान, और उसकी वजह से उसको जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में उसको जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब ये क्यों लिखा गया है यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप रिमोट चीज़ों के लिए अपनी भरपाई नहीं मांग सकते। आप ये नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट डू दिस फॉर मी, इसकी वजह से ये चेन रिएक्शन हुआ, एंड देन आफ्टर 1 and 2 and 3 and 4 and 5 ये छठी चीज़ हो गई मेरे साथ, और जिसकी वजह से मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स लिखा है कि जो आपने नहीं किया उसकी वजह से मुझे ये नुकसान हो गया। लेकिन आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते मुझे ये नुकसान हुआ, उसकी वजह से मेरी वाइफ को ये नुकसान हो गया, उसकी वजह से मेरे बच्चे को ये नुकसान हो गया। सो यू कांट कीप टेकिंग दिस फर्दर, ठीक है। तो इसलिए रिमोट चीज़ों के लिए नुकसान की भरपाई नहीं है, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स के लिए इस भरपाई है। या फिर दूसरी किस चीज़ के लिए है, जहाँ पे पार्टीज़ को पता था कि ये इस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। इन दोनों सिनेरियोज में कॉम्पनसेशन मिल जाएगी। अब दूसरा जो पॉइंट है, पहला हमने किया था कॉम्पनसेशन और डैमेजेस, ठीक है। अब हम रिसेंशन की बात करते हैं। रिसेंशन क्या होती है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बताया गया है। जहाँ पे लिखा है कि रिसेंशन का मतलब होता है कि पार्टीज जो है वो ऐसी पोजीशंस में वापस रिस्टोर कर दी जाएंगी जैसे कि उनके बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। उनको ओरिजिनल पोजीशंस पे वापस ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाएंगी कि कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं। सो वॉट एवर द बेनिफिट्स और द लॉसेस वर क्रिएटेड इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, वो वापस वैसे ही वापस पहुंच जाएंगे उनके पास, एंड इट विल बी एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट नेवर हैपेंड बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। उसको हम रिसेंशन बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो चुका है।
और उसमें रिस्टोरेशन होगी ऑफ द पार्टीज टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है। इसमें ये लिखा गया है जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल किया है जिसकी साइड पे, तो वो कोर्ट को प्रे कर सकती है कि डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को वो परफॉर्म करने के लिए बोले। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए मुझे कॉम्पनसेशन की जगह पे ये चाहिए कि आप उनको बोलो कि वो अपने पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें। इसको हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए उस चीज़ की जो मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 39 में दिया गया है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटीसिपेटरी व्हेन इन एंटीसिपेशन दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन ड्यू डेट, यानी कि वो आपको पहले पता चल गया है कि ड्यू डेट जिस दिन डेट है परफॉर्मेंस की उस दिन ये फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज रिप्यूडिएटेड बिफोर, मतलब आप रिप्यूडिएट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस इज एक्चुअली अराइव्ड। वो डेट आने से पहले, जिस दिन ड्यू डेट है परफॉर्मेंस की कॉन्ट्रैक्ट की, उससे पहले आप रिप्यूडिएट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए व्हेन वन पार्टी मेक्स एन एंटीसिपेटरी ब्रीच, आपको पता चल जाता है कि ये कंप्लीट या फुलफिल नहीं कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट को जो पार्टी है दूसरी, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब उसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप उसी समय उसको रिसेंड कर दें, कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली ख़त्म कर दें। ठीक है, और फिर आप एक्शन मतलब करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि केस कर दें आप उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ये तो पहला ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप उनकी परफॉर्मेंस के लिए वेट करें, ड्यू डेट तक वेट करें आप, कि जब तक वो ड्यू डेट नहीं आती तब तक आप वेट करेंगे, और अगर ड्यू डेट के दिन भी वो ना कर पाए फिर उसके बाद आप उनके ऊपर केस करेंगे। अब लेकिन इस सेकंड वाले सिनेरियो में एक दिक्कत है, वो क्या दिक्कत है वो आगे देखते हैं थोड़ी सी। सो व्हेन एन अग्रीव्ड पार्टी कीप्स द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, अगर वो मान लीजिए अलाइव रखता है, द प्रोमिसर में परफॉर्म इट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड अर्लियर रिप्यूडिएटेड इट। यानी कि अगर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं, आप अगर वेट करते हैं कि क्यों कोई बात नहीं मैं ड्यू डेट की वेट करता हूं, तो उस सिनेरियो में ये हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी है वो उसको परफॉर्म कर दे। ठीक है, तो फिर वो रिप्यूडिएट नहीं कर पाएगी। और अगर मान लीजिए अगर अग्रीड पार्टी अलाइव रखती है कॉन्ट्रैक्ट को, अगर ड्यू डेट से पहले, यानी कि मान लीजिए जिस दिन वो परफॉर्म होना था आपको पता तो चल ही गया ना कि वो नहीं कर पाएगा परफॉर्म, लेकिन आपने फिर भी जानबूझकर वेट करी ड्यू डेट की। अगर लेकिन आपने ड्यू डेट की वेट करी और ड्यू डेट से पहले कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो गई, फिर अब प्रॉमिसर के पास, जो प्रॉमिसर है वो उसको एक्सक्यूज़ मिल जाएगा और आपके पास क्लेम करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो सेकंड वाले सिनेरियो में एक थोड़ी सी दिक्कत है। अगर आप उस लास्ट डेट तक वेट करेंगे जब तक वो रिक्वायर्ड है टू बी फुलफिल्ड, अगर उस दिन से पहले कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल हो जाएगी, देन यू विल हैव नो रेमेडी। ठीक है, तो इसलिए जो प्रॉमिसर है वो एक्सक्यूज हो जाएगा और प्रॉमिसर जो प्रॉमिसी है वो क्लेम नहीं कर पाएगा कुछ। तो अब इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू प्रॉमिस फुली होली, इसका क्या है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी है वो कंप्लीट जो प्रॉमिस है उसको फुलफिल करने से मना करती है, उसका इफेक्ट क्या होगा। सो व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज, उसने रिफ्यूज़ कर दिया है कि मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, या फिर अपने आप को डिसेबल कर ले किसी तरीके से। ठीक है, तो जो प्रॉमिसी है ई में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज़ सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट हिज एक्विसेंस इन इट्स कॉन्टिन्यूअस। यानी कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी है वो रिफ्यूज़ कर देती है कि मैं पूरा प्रॉमिस नहीं फुलफिल कर सकता, तो या तो आप उसको मतलब उसी टाइम पे एक्शन ले लें, या फिर अगर आपने उसको कुछ ऐसे एक्शन या वर्ड्स या कॉन्डक्ट से दिखा दिया दैट यू कैन कीप कंटिन्यूइंग वर्किंग द वे यू आर वर्किंग, कंप्लीट मत करो, जितना करना है उतना कर लो। अगर आप ऐसा कर लेते हो देन द अदर पार्टी विल नॉट बी लायबल। वो कहेगी कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं कर सकता हूँ कंप्लीट, और आपने फिर भी उसके साथ मेरे साथ जो है कंटिन्यू किया काम करना, और आपने मुझे अलाउ किया जितना मैं काम कर सकता था, तो नाउ यू हैव नो रेमेडी अगेंस्ट मी। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस लेक्चर। एक लास्ट जो है एग्जाम्पल में हमारी रह गई है वो देख लेते हैं। सो लास्ट एग्जाम्पल जो इसी की एग्जाम्पल जो लास्ट हम सेक्शन 39 देखा उसको देख लेते हैं। ए जो है एक सिंगर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में जाता है बी के साथ,
जो कि मैनेजर है थिएटर का, टू सिंग एट इज थिएटर फॉर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months। अब जो बी है, अब उसको 100 रुपये देता है फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। ऑन द 6th night ए जो है वो विलफुली एबसेंट हो जाता है फ्रॉम दिस थिएटर। बी इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ए जो है, ए नहीं प्रेजेंट हुआ किसी दिन, तो बी के पास ऑप्शन है कि वो उसको रिसेंड कर दे। अगर वो रिसेंड नहीं करता है और वो कंटिन्यू करता रहता है, तो आगे जाके बी ये नहीं कह सकता कि ए तुमने फलाने फलाने दिन पे परफॉर्मेंस नहीं किया तो आई विल नॉट पे यू। नो, आइदर यू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट राइट ऑन द डे जिस दिन उसने परफॉर्मेंस नहीं करी, और इफ़ यू आर ओके विद इट, इफ़ यू एक्विस विद इट, ये जो टर्म है याद रखना, एक्विसेंस इन इट्स कॉन्टिन्यूएंस, यानी कि कोई बात नहीं, एक पर्टिकुलर नाइट पे यू डिड नॉट कम बट यू केम द नेक्स्ट नाइट, सो आई एम ओके विद इट, सो यू कैन कीप परफॉर्मिंग। सो बी इज एट द लिबर्टी, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को उसी दिन खत्म कर सकता है कि यू डिड नॉट परफॉर्म योर पार्ट, और इट कैन गिव द लिबर्टी टू कीप गिव द लिबर्टी टू ए टू कीप वर्किंग ऑन द नेक्स्ट नाइट्स वट एवर दोज कम्स। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस लेक्चर। आई होप आपको ये जो लेक्चर्स हैं, ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर मेरा पेस थोड़ा सा फास्ट है, सो लेट मी नो, आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, प्लीज़ ड्रॉप देम डाउन बिलो, आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।